ठीक है, तो हम लोग लेटिस एंथैल्पी कर चुके थे। अभी हम लोग कुछ और करेंगे। आयनिक कंपाउंड आज खत्म हो जाएगा ना। इसके बाद वाला ठीक जो टॉपिक है उसका हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, कैसा होता है वो, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, कितना जल्दी वो गलेगा, कितना जल्दी वो भाप बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो पहला प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इसमें पहला प्रॉपर्टी है इसका फिजिकल स्टेट। क्या है? फिजिकल स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, और क्रिस्टल क्या होता है? सॉलिड्स। ठीक है, तो रूम अभी देखो, जबरदस्ती आप किसी को किसी भी कंडीशन, अब गलाने से तो लोहा भी गलता है, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा चीज किस स्टेट में होता है? तो हम रूम टेम्परेचर के हिसाब से मापेंगे उसको, कि अभी इस अवस्था में, इस रूम का जो टेम्परेचर है, इस अवस्था में कोई चीज अगर सॉलिड रहता है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल स्टेट, उसका सॉलिड है। इस अवस्था में पानी जैसे लिक्विड रहता है तो उसको बोलेंगे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का दे आर जनरली व्हाट? दे आर जनरली सॉलिड्स। ठीक, अब आपको भी पता है कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये लेटिस के फॉर्म में होते हैं, और जब लेटिस के फॉर्म में होगा तो वो एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़ के रखेगा, कैटायन और एनायन। अभी अगर उस चीज को गलाना है, आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे? आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताना है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या? जिस टेम्परेचर पे वो चीज गल जाए मतलब सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में जिस टेम्परेचर पे गलना शुरू हो जाए जब, ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड लेटिस के फॉर्म में रहते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। अभी अगर किसी चीज को आपको गलाना है, या फिर उसको गलाना मतलब क्या? उसको लिक्विड स्टेट में लेके जाना है। अब लिक्विड स्टेट में अगर लेके जाना है तो क्या होगा? लिक्विड स्टेट में अगर लेके जाना है तो उनके बीच का जो लेटिस का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, लेटिस वाला जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, ताकि कैटायन और एनायन क्या हो जाए? थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए। दूर जब, है ना, जब कैटायन और एनायन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, NaCl का अपने ही जैसा आयंस के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो किस फेज में चला जाएगा? लिक्विड फेज में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, है ना। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमको लेटिस को तोड़ के उसको क्या करना है? गलाना है। तो क्या होगा? कहाँ चला गया? बहुत दूर चले गए। कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक बार जब सॉलिड लिक्विड में आ गया और उसके बाद लिक्विड को गैस में जब लेके जाएंगे, तो जिस टेम्परेचर में लिक्विड गैस में जाएगा, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में जाना शुरू होगा, मतलब NaCl जब गैस बनना शुरू हो जाएगा, है ना, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जब लिक्विड और गैसेस फेज जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तब उस टेम्परेचर को, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला चीज आता है कंडक्टिविटी। देखो, किसी भी कोई भी चीज वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो, कंडक्टिविटी दो तरह से होता है। एक तो हीट का कंडक्टिविटी होता है, और एक क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब चले तो क्या है? करंट है। तो जब कोई आयनिक कंपाउंड अपने सॉलिड फॉर्म में है, मतलब किस फॉर्म में है? वो क्रिस्टल के फॉर्म में है। क्या यहाँ पे कोई भी चार्ज चलने के लायक है? सब कॉम्पैक्ट है, वो एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक दूसरे का पोजीशन फिक्स है।
मतलब ये फिक्स है कि एक गो सोडियम के चारों तरफ 6 गो Cl माइनस होगा, ये फिक्स है, वो हिलेगा नहीं। अगर हिलेगा नहीं तो कंडक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस को चलना पड़ेगा ना केटायन और एनायन को, तब तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस लेटिस को तोड़ दें, तोड़ के अगर इसको सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, मतलब लेके चले जाए, तो आयंस के बीच का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। लिक्विड में चला गया तो उनके बीच में फोर्स भी कम गया, वो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, इधर उधर अब घूम सकते हैं, घूम घाम सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लैटिस है, ये जो लैटिस है, इसको ये कॉम्पैक्ट ना होके, ये पूरा कॉम्पैक्ट नहीं होके, इसको क्या करना है, थोड़ा अलग अलग करना है। तो इसको क्या कर देंगे हम, मेल्ट कर देंगे, गला देंगे। कोई भी सॉल्ट या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड जब अपने सॉलिड से लिक्विड अवस्था में रहता है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन मतलब गलित अवस्था, अवस्था। ठीक है, तो अगर ये मोल्टेन स्टेट में चला जाएगा तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे, और आयंस दूर दूर हो जाएंगे तो ये चलने के लिए इनके बीच में अट्रैक्शन कम जाएगा। अट्रैक्शन अगर कम गया इनके बीच में तो ये इधर उधर भाग सकते हैं, अगर हम इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें तो। इसको अगर हम और अलग तरीके से समझाए ना आपको थोड़ा सा, देखो आपने क्या किया भैया, एक डब्बा नमक लिया, घर में जो नमक खाते हैं वो, इसके एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिए। ठीक है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल, ऐसे नहीं, थोड़ा सिस्टमेटिक लगाते हैं। इसके एक तरफ हम बैटरी का, ये छोटा ये बड़ा, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसमें क्या है, बहुत सारा क्या है भैया, नमक है, सॉलिड नमक। ये बैटरी को लगा दिए। अब मान लो यहां तक नमक है, क्या हम इस नमक को छुएंगे तो हमको करंट मारेगा, नहीं मारेगा। क्यों, क्योंकि ये जो करंट है, ये जो करंट है, यहां से जो करंट निकल के आया, ठीक है, बैटरी से जो करंट निकल के आया, वो अब यहां से यहां तक पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट तो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगा, तब तो फ्लो हुआ ना करंट का। तो इस करंट को फ्लो करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे जो केटायन और एनायन होगा वो। लेकिन क्या ये केटायन और एनायन मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, सॉलिड फेज में। अगर इसी को अगर हम गला दें, बहुत ज्यादा, बहुत सारा टेम्परेचर देके अगर गला दें, तो अब ये आयंस थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, Na+ और Cl- थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। अब ये मूव करने के लिए रेडी है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, अब ये मूव करने के लिए रेडी है। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कब, हाँ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं, क्या, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन किस, कौन सा स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। बट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इन मोल्टेन, गलित अवस्था को क्या बोलेंगे, मोल्टेन। और इसको अगर आप पानी में भी मिला देंगे ना, इस नमक को अगर पानी में भी मिला देंगे तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। पानी में मिलाने के बाद कैसे कंडक्ट करेगा वो आज ही हम आपको दिखा देंगे, इन एक्वस स्टेट। ठीक है, अब आते हैं अगला चीज, लिख लेना, हम दिखा रहे हैं। अगला चीज आता है क्या, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, देखो सोल्यूबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का, कोई भी सब्सटेंस है, उसका पानी में या फिर किसी भी चीज में गलने का जो टेंडेंसी होता है, वो कितना आसानी से गलता है सॉल्वेंट के अंदर। कोई भी सॉल्यूट, कोई भी कंपाउंड किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना आसानी से गलता है या फिर कितना आसानी से डिसॉल्व होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। जो जितना आसानी से डिसॉल्व होगा उसका सोल्यूबिलिटी उतना ज्यादा। ठीक है, सोल्यूबिलिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ कंपाउंड टू गेट सोल्यूबल, पूरा मिल जाना, घुल जाना, या फिर डिसॉल्व
इन ए गिवन सॉल्वेंट। किसी एक सॉल्वेंट के अंदर कितना आसानी से कोई चीज घुलता है उसको हम क्या बोलते हैं? solubility of that particular substance in that particular solvent, in that particular liquid या फिर solvent। देखो होता क्या है, जनरली आपको भी पता है ना, नमक बहुत आसानी से पानी में घुलता है। नमक या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी में बहुत आसानी से घुलता है। उसके पीछे रीजन क्या है हम आपको अभी दिखा रहे हैं, लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि नमक जैसा कोई भी सब्सटेंस अगर है तो वो पानी में बहुत आसानी से घुलता है। ठीक है, जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर very highly soluble in water or any other polar solvent। पानी या फिर पानी के जैसा और भी कोई सॉल्वेंट है तो उसके अंदर आयनिक कंपाउंड बहुत आसानी से घुलता है। आपको यह बात पता होगा कि चीनी उतना आसानी से पानी में नहीं घुलता है। चीनी को घोलने के लिए बार बार पानी चम्मच से वो करना पड़ता है, चाहे ये वो गिलास से उस गिलास से उस गिलास, लोटा से गिलास, लोटा से गिलास करना पड़ता है ना। क्यों? क्योंकि वो चीनी जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, वो कोवेलेंट कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन नमक क्या है? आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड पानी जैसे सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं हम? पोलर सॉल्वेंट। क्यों पानी को पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं? क्योंकि आपको भी यह चीज बताया गया है कि पानी जो होता है वो पोलर नेचर का होता है। पानी कुछ ऐसा होता है, हम बताए थे। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बताए थे कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट्स जो पोलर नेचर के हैं, जिनके पास पोल्स है, डाइपोल है। ठीक है, जिनका डाइपोल मोमेंट, अच्छा ये सब नहीं बताएंगे अभी आपको, केमिकल बॉन्डिंग में आगे बताएंगे। ठीक है, पोलर कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड। क्या सिर्फ पानी ही पोलर कंपाउंड होता है? नहीं। क्या सिर्फ पानी ही पोलर सॉल्वेंट है? नहीं, पानी के अलावा और भी, जैसे कि HCl, ये भी क्या है? पोलर नहीं है। तो ऐसे पोलर कंपाउंड्स के अंदर आयनिक कंपाउंड बहुत आसानी से सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, आपके पास मान के चलो ये NaCl का लेटिस है। ठीक है, Na+Cl-, ठीक, बहुत सारा Na+Cl- होगा इकट्ठा, Cl-, Na+, ये मान लो लेटिस का एक भाग है। हाँ, ये लेटिस के अंदर है, Na+Cl-, Na+Cl-, है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस Na+Cl- को क्या में डाल रहे हैं हम? पानी के अंदर डाल रहे हैं, है ना, पानी में डाल रहे हैं। जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे, पानी का नेचर क्या है भाई? तो सर पानी का नेचर कुछ ऐसा है कि क्या बताएं कैसा है। हा हा हा, देखो पानी का नेचर कैसा है, कुछ ऐसा है। जैसे ही ये पानी के अंदर जाएगा, कौन? ये नमक, ये NaCl, वैसे ही पानी का ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, कौन सा नेगेटिव वाला पोर्शन कहेंगे? ऑक्सीजन वाला पोर्शन, वो किसको घेरना शुरू करेगा? पॉजिटिव वाले को घेरना शुरू करेगा। नहीं घेरेगा? घेरेगा नहीं घेरेगा? घेरेगा तो बोलो हाँ, और नहीं घेरेगा तो फिर भी बोलो हाँ। जोर से बोलो, आ जाओ। नेगेटिव वाला आके किसके तरफ लगेगा? किससे सटना चाह रहा है ऑक्सीजन? पॉजिटिव से। हाँ जी, आ जाओ। चलो एक इतना ही रखते हैं। और हाइड्रोजन किसके तरफ आएगा भाई? हाइड्रोजन किसके तरफ आएगा? Cl- के तरफ। तो ये, अरे है ना,
इसको घेरा, आजा भाई तू भी घेर ले, ये इसको घेरा, घेरा घेरा। अब आप ऐसे सोचिए कि दो लोग झगड़ा कर रहे हैं ऐसे करके, एक दूसरे का गला पकड़े हुए हैं जान मारने के लिए, बाल पकड़े हुए झोटा झोटी कर रहे हैं ना, ठीक है। वो उसका अभी चार आदमी आके, मान लीजिए आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं ना झोटा झोटी, अब चार आदमी आके आपको ऐसे पकड़ के साइड कर दिया और चार आदमी आके आपको ऐसे पकड़ के साइड कर दिया, वही काम क्या हो रहा है? वो चार लोग कौन है? वो चार लोग ये ऑक्सीजन है, और क्लोरीन के केस में कौन है? हाइड्रोजन। और जब ये चार लोग आके इसको घेर लेंगे तो यहां से क्या होगा? Na+ के चारों तरफ कौन आ गया है? पानी। कै गो पानी आया है हमको नहीं पता, Na2X लिख देते हैं, एगो दूगो पांच गो 10 गो, ठीक है। और Cl- के चारों तरफ कौन आ चुका है? पानी। इसको भी पानी लिख देते हैं, H2O। आया? आया? अभी देखो कितना अच्छा से Na+ को घेर लिया है वाटर ने, और इसके घेरने के वजह से ये NaCl क्या हो गया है? आयोनाइज हो गया है। ये जो H2O घेरा है NaCl को, इसके घेरने के वजह से NaCl क्या में कन्वर्ट हो गया है? Na+ और Cl-। अब एक बात बताओ, ये H2O को, इसी को हम क्या लिखते हैं? H2O मतलब क्या? एक्वस। पानी को हम एक्वा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम और Na+ एक्वा भी लिखते हैं, प्लस Cl- एक्वा भी लिखते हैं। तो इस NaCl को जब आप पानी के अंदर डालते हैं तो क्या मिलता है? Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस, ठीक है। पानी के अंदर जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को डालेंगे तो उस आयनिक कंपाउंड को वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर देगा? तोड़ देगा। तोड़ के जो जिस आयन से वो बना था उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा, Na+ अलग और Cl- अलग। दो चीज हुआ यहाँ पे, एक तो इसको तोड़ के आयंस में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा चीज क्या है कि इसी चक्कर में NaCl इसके अंदर सोल्यूबल भी हो गया। ये एक्चुअली टूटा नहीं है, एक्चुअली इसके अंदर सोल्यूबल हुआ है। ये इतना अच्छा से सोल्यूबल हुआ है कि एक एक आयन को वाटर मॉलिक्यूल ने पकड़ लिया है। सोल्यूबल होना मतलब क्या? उसमें अच्छा से मिश्रण हो जाना, मिक्स हो जाना। कितना अच्छा से एक दूसरे को पकड़ के रखा है, Na+ Cl- दोनों को पानी ने पकड़ के रखा है, अच्छा सोल्यूबिलिटी हुआ। हम बोलेंगे अच्छा से सोल्यूबल हुआ है। किसको नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या ये काम हमको करना पड़ेगा जबरदस्ती? आप जब पानी में नमक डालते हैं तो जरूरी है कि आप चम्मच से उसको हिलाना ही पड़ेगा? सेकंड में वो अपने आप गल जाता है। अगर 1 किलो डाल देंगे 1 गिलास में, वो कहां से गलेगा? ठीक है, लेकिन एक सही मात्रा में डालेंगे तो गल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो क्या ये हमको करना पड़ता है? नहीं, ये खुद होता है। और जो चीज खुद होता है, अगर कोई चीज खुद हो रहा है तो उस समय क्या होगा? एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और पानी के अंदर किसी भी आयनिक कंपाउंड को डालने से, उसको डिसॉल्व करने से जो एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? हम हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी इज रिलीज मतलब क्या? एक्सोथर्मिक। यह हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है? थर्मिक। अगर हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक नहीं है मतलब वो चीज आसानी से डिसॉल्व नहीं हुआ है उसके अंदर। अच्छा, अगर पानी में किसी आयनिक कंपाउंड को डाले हैं आप, और उस समय जो एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा उतना ही अच्छा से वो डिसॉल्व हुआ होगा। हायर द हाइड्रेशन एनर्जी, हायर द हाइड्रेशन एनर्जी, हायर द हाइड्रेशन एनर्जी, हायर द क्या? हायर द सोल्यूबिलिटी, है कि नहीं?
जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड पानी में जाके मजा आया होगा उसको, उतना ही ज्यादा क्या हुआ होगा, सोल्यूबल हुआ होगा। अच्छा, अगर पानी नहीं है, क्या जरूरी है कि हर जगह पे पानी में ही डिसॉल्व करवाए हम आयनिक कंपाउंड को? नहीं, पानी के अलावा अगर किसी और सॉल्वेंट के अंदर जाके अगर आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो रहा है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी में डिफरेंस क्या है कि आयनिक कंपाउंड जब पानी में जाए और डिसॉल्व हो उस समय जो एनर्जी निकले उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। और अदर कोई सॉल्वेंट में जाए अगर और उस समय जो एनर्जी निकले उसको हम क्या बोले, सॉल्वेशन एनर्जी। एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर solubility in any solvent other than water, solubility in any solvent other than water will give what, will give solvation energy। एक बात बताओ बाबू, एक चीज और बताना चाहते हैं हम आपको, क्या ये कंपाउंड अगर पोलर नहीं होता, अगर ये कंपाउंड पोलर नहीं होता तो क्या ये ऐसे घेरने वाला काम होता? अगर ये घेरने वाला काम नहीं होता तो ये Na+ और Cl- टूटता आसानी से नहीं। तो इसीलिए हम क्या बोले कि पोलर कंपाउंड्स में ही या फिर पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही आयनिक कंपाउंड अच्छा से सॉल्युबल होता है। ठीक है, चलिए हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप लिख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हम जिएंगे तो इन्हीं के साथ मरेंगे। ठीक है, फिर तुमको काट रही है क्या, कुछ कांटा उटा लगा इधर तुम्हारा? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ ध्यान से, बात नहीं, अगर इस लेटिस को तोड़ने में कलर काहे नहीं चेंज हो रहा है भाई, अगर इस लेटिस को तोड़ने में, ठीक है, अगर मान के चलो अगर इस लेटिस को तोड़ने में 5 किलो जूल का एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 5 किलो जूल। और इसी कंपाउंड को हम डाल दिए किसके अंदर, पानी के अंदर, और पानी के अंदर डालने के बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है 4 किलो जूल आता है। बात को समझिएगा, किलो जूल पर मोल, यहां पे भी पर मोल, बात को समझिएगा। इसको तोड़ने के लिए हमको कितना एनर्जी चाहिए, इसको जब पानी में डाले तो हमको एनर्जी कितना मिला डिसॉल्व होने के बाद, 4 किलो जूल पर मोल। क्या ये डिसॉल्व होगा, क्या ये डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, ये डिसॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि डिसॉल्व करने के बाद जो एनर्जी हमको मिल रहा है दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो हमेशा तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ई वाला 6 जूल हो, 5.1 जूल हो, ठीक है, अगर ये 6 जूल हो या फिर 5.1 जूल हो या फिर 5.2 जूल हो तब ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर इसको क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी मोर देन, कितना होना पड़ेगा, मोर देन 5 किलो जूल होना पड़ेगा, तब जाके ये चीज क्या होगा, सॉल्युबल होगा, मोर देन 5 किलो जूल। कोई भी चीज को, कोई भी किसी भी कंपाउंड को, किसी भी आयनिक कंपाउंड या फिर कोई भी कंपाउंड को अगर सॉल्युबल होना है तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, मतलब रिलीज्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड, जो एनर्जी रिलीज हुआ डिसॉल्व होने के बाद, वो हमेशा किससे ज़्यादा होगा, लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगा, तभी वो डिसॉल्व होने वाला है, अदरवाइज डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ा नेसेसरी कंडीशन है सॉल्युबिलिटी के लिए क्या, नेसेसरी कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी
हाइड्रेशन एंथैल्पी है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, मैग्नीट्यूड शुड बी मोर देन, एंथैल्पी हमेशा क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा अगर किसी भी कंपाउंड को डिसॉल्व होना है तो पानी के अंदर। अभी आपसे कोई ये पूछेगा कि इन कंपाउंड्स को या फिर गिवन कंपाउंड्स को कंपेयर करो कि किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा या किसका कम होगा, या फिर कंपैरिजन करना है। हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए अगर आप कंपैरिजन करते हैं मतलब क्या कर रहे हैं आप, सोल्यूबिलिटी का भी कंपैरिजन कर रहे हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा मतलब क्या, सोल्यूबिलिटी ज्यादा, ठीक। आपको एक चीज बता देते हैं हम कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है या फिर जो सोल्यूबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, साइज। पहले जैसे पढ़े हैं आप वही चीज है, सेम टू सेम, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। यहां पे भी आपको ध्यान इस बात का रखना है, बहुत ध्यान से ध्यान रखना है कि चार्ज कौन सा, चार्ज ही हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट फैक्टर होगा। पहले आप किसको चेक करेंगे हमेशा, पहले आप किस चीज को चेक करेंगे हमेशा, चार्ज को। आपको हमेशा पहले चार्ज को चेक करना है, उसके बाद साइज को चेक करना है। आ जाओ, एल सब में कांस्टेंट है, मतलब कैटायन के ऊपर चार्ज सब में क्या है, सेम। और आपका एनायन के ऊपर भी चार्ज क्या है, सेम है। Li प्लस वन F माइनस वन, Li प्लस वन Cl माइनस वन, Li प्लस वन Br माइनस वन, Li प्लस वन I माइनस वन। चार्ज से तो कोई काम बनने वाला है नहीं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, साइज चेक करना पड़ेगा। साइज जिसका सबसे कम उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। साइज सबसे कम किसका, फ्लोरीन का, तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, सबसे ज्यादा। साइज कम होने से चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। फिर वही रूम वाला बात, गैस वाला बात, ठीक है। अभी आते हैं इस पे। सोडियम सब में फिक्स है, सोडियम सब में फिक्स है और चार्ज भी सब में फिक्स है। Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। बताओ अब क्या करें, साइज से चेक करेंगे फिर से। साइज जिसका सबसे कम उसका सोल्यूबिलिटी सबसे ज्यादा या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। फिर से आ जाओ, इसमें आ जाओ। फिर वही बात यार, फिर कचरा हो रहा है, बार बार एक ही चीज आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, यही वाला ऑर्डर चलेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, फिर से यही बात हो गया। सवाल अच्छा नहीं बन पाया इसमें, ध्यान हम दिए नहीं, सॉरी। नहीं ऐसा भी बात नहीं है, हम सवाल बहुत फ्लो में दिए हैं ना, समझ में नहीं आया हमको। अच्छा, हम अपने से अभी दे रहे हैं कुछ सवाल। बताओ ये क्या होगा, NO3 भी फिक्स है सब में और कैटायन के ऊपर भी चार्ज फिक्स है, ठीक है। साइज सबसे छोटा किसका है, लिथियम का साइज सबसे छोटा, तो इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। आ जाओ, इसमें Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 Ba+2, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, SO4 माइनस सबसे छोटा कौन, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। चलो एक दो सवाल हम देते हैं आपको। लेट्स से यू हैव गॉट Na2O और Al2O3, बताओ Na2O Al2O3 किसका, Al2O3 का ये बोलिए ज्यादा होगा, सो क्या करे बताओ, क्या करे इसको, हैं? सही बोल रही है ये तो सही बोल रही है। काहे, ये जी देख रहे हैं Na के ऊपर +1 चार्ज है और Al के ऊपर +3 चार्ज आपको दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है, तो एक गो Na के ऊपर एक गो प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस होता है तो 3 गो ऑक्सीजन मिला के 6 माइनस,
आज 6 माइनस है तो 2 गो एल है, तो 6 माइनस को 2 गो एल भाग कर लेगा तो +3 हो जाएगा। तो चार्ज पहले चेक करना है। साइज के हिसाब से अगर जाएंगे तो आप एक बात बता दें कि साइज इसी का किसका छोटा है साइज? अरे साइज भी इसका ही छोटा है। ठीक है, उतार लो। हमारे पास और भी क्वेश्चन है, देखो। सोल्यूबिलिटी चेक करना है, मतलब क्या? हाइड्रेशन एंथैल्पी चेक करना है। सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें बताओ, चलो SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्लास 10 से ही पता होना चाहिए आपको। 2 माइनस 2 माइनस। Li के ऊपर कितना चार्ज है? +1 +1 +1। Rb के ऊपर भी +1 और CS के ऊपर भी +1। हलीना का रब से फरियाद। अब बताओ किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा? तो SO4 तो सब में फिक्स है। चार्ज वाला फैक्टर तो अभी नहीं देखेंगे हम, क्योंकि सब में चार्ज सेम है। कैटायन एनायन चार्ज सेम है। अब हम किसका फैक्टर चेक करेंगे? साइज का। SO4 सब में सेम है। अब कैटायन का साइज देखो किसका सबसे छोटा है? आ जाओ इसमें। BeSO4 2 माइनस 2 प्लस, ये कर चुके हैं शायद। क्या होगा फिर से? यार अच्छा नहीं लगा हमको फिर भी। इसमें और क्वेश्चन एक्चुअली और क्या बना सकते हैं हम, बताओ तो। अरे लिखी तुम, दिखाओ कॉपी। ये चीज कहाँ लिखी हो? क्यों नहीं लिखे? एग्जाम में पूछेंगे तो पता चलेगा कुछ नहीं है। अभी तो समझ में आता है जब, तब तो सब अच्छा लगता है। किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट होगा, किसी भी दिन। इससे पहले वाला चैप्टर का, इसी वीक, कभी इसी वीक, नेक्स्ट वीक, कभी भी। जिस दिन हमको नींद लगेगा, पढ़ाने का मन नहीं करेगा, उस दिन टेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर हमेशा रेडी रहता है। अच्छा, ट्राई नहीं होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा हो, हम क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। पहला एप्लीकेशन क्या पढ़ रहे थे हम? सोल्यूबिलिटी। हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड पानी में सोल्यूबल होगा, क्योंकि सोल्यूबल होते वक्त ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। अगला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो, हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड सोल्यूबल। ये तो मानते हैं इस बात को सब लोग। जितना ज्यादा सोल्यूबल उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको पकड़ के रखेगा। मतलब अगर मैं ये बोलूं, अगर पहले हमको ये बताओ कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इनमें किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका होगा? जिसका साइज सबसे छोटा। हाँ। अब इसका अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो क्या इसको ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल पकड़ के रखेगा? क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब क्या? वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाना, है ना? तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है मतलब पानी से ज्यादा घिर रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि Li के चारों तरफ, Li प्लस के चारों तरफ जितना वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो कहीं ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? Na प्लस के कंपैरिजन में। इसके चारों तरफ क्या होगा? ज्यादा वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा। अब बताओ कि कौन सा आयन ज्यादा भारी होगा? ये हो जाएगा भारी कि ये हो जाएगा भारी? जिसके चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो भारी हो जाएगा। और वो अगर भारी हो जाएगा तो वो ज्यादा आसानी से चल पाएगा, वो चलने में उसको दिक्कत होगा। अभी एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, चाहे कैटायन चाहे एनायन का मूवमेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी ड्यू टू आयन। अब बताओ किसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा? जिसका साइज सबसे छोटा, जिसके वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो रहा है।
ठीक है, तो क्या हम यहां पे ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, हाइड्रेशन एंथैल्पी। नहीं, इन्वर्सली हो जाएगा ना, ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। फिर से बोल रहे हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा सॉल्यूबल, उतना ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको घेरेगा, और जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको घेरेगा उतना ही कंडक्टिविटी क्या होगा, कम, क्योंकि वो भारी हो चुका है। अब मोटा आदमी तो चल नहीं पाएगा ना ज्यादा, हल्का आदमी ज्यादा चल पाएगा। ठीक है भाई ऋतुराज, तुमको नहीं बोल रहे, माँ कसम, ये लोग हंसा है, हम एक बार भी मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आया, वो देखा है तुम्हारे तरफ तब तुम्हारा बात हमको याद आया। माँ कसम बोल रहे, मम्मी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा, कंडक्टिविटी उतना कम। अब बताओ किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, लिथियम का, तो इसका कंडक्टिविटी सबसे कम। चलो अब इसका बताओ, सेम 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 सेम। आ जाओ, देखो सोडियम तो सब में फिक्स है भाई, सोडियम सब में फिक्स है। अब बताओ किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, NaCl का हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, नहीं, हाँ नहीं, अरे भाई किसको कंपेयर करना है, अब इसको देखना है ना, माइनस माइनस, इसके ऊपर भी सबके पास माइनस है, Na के ऊपर सबके ऊपर प्लस है, चार्ज तो इससे तो कंपेयर होगा नहीं। अब किससे कंपेयर करना है हमको, साइज से। तो साइज जिसका छोटा उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, तो साइज इसका सबसे छोटा, इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम। फिर जाके घर पे भूल जाना सब लोग, नहीं है, ओके। अच्छा आ जाओ भाई, इसका सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी इसके वजह से, क्योंकि चार्ज सबसे ज्यादा, पहले आपको चार्ज चेक करना है, चार्ज इसका सबसे ज्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा, तो कंडक्टिविटी क्या होगा इसका, क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज ऑफ हायर सॉल्युबिलिटी, या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। द आयंस बिकम हेवियर, आयंस क्या हो जाता है, हेवी हो जाता है, उसको चलने में क्या होता है, दिक्कत, मोबिलिटी कम गया, उसका मूवमेंट कम जाएगा, मूवमेंट कम जाएगा तो कंडक्टिविटी हेवियर, देयरफॉर एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस डिक्रीज। ठीक है, लिख लेना बाद में, पहले करवा देते हैं। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, देखो फिर से हंसा, अब पैंट उतर रहा है तो उसको क्या करें, बेल्ट टाइट कर सकते हैं, या तो उसको, चलो बेल्ट ही टाइट कर लेते हैं। देखो आप इस बात से कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे पहले एक बात बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, इतना कम पैसा में कोई नहीं बताएगा, ये बात कसम से बता रहे, और वो लोग तो फ्री में है। देखो Na प्लस गैस और Na प्लस एक्वस का अगर साइज का आप कंपैरिजन करें, ठीक है, जैसे कि आप मान के चलिए Na, ऐसे चलिए हम ऐसे बताते हैं, Na प्लस गैस और Mg प्लस गैस का, Mg प्लस टू गैस, Na प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, एक्वस और Mg प्लस टू एक्वस। बताओ इस साइज में, इसमें इनमें से कौन सा आयन छोटा है, ये बताओ, इनमें से कौन सा आयन छोटा है, मैग्नीशियम प्लस टू, क्योंकि
दोनों, पहला बात है कि दोनों आइसोइलेक्ट्रिक है। आइसोइलेक्ट्रिक अगर तो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, प्रोटॉन जिसमें ज्यादा होगा उसका साइज छोटा है कि नहीं। तो ये वाला भैया बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। ये Na+ गैसियस का बात है, आइसोलेटेड गैसियस आयन का बात हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक्वस में जाएगा, किस आयन का साइज बड़ा हो जाएगा? मैग्नीशियम का बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसका सोल्युबिलिटी क्या होता है? ज्यादा होगा। सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो वो घिर जाएगा ना, फिर घिर जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। Na+ एक्वस, ये जो हाइड्रेटेड आयंस मतलब क्या? आप Li एक्वस के बारे में बताइएगा, Na+ एक्वस के बारे में बताइएगा, K+ एक्वस के बारे में बताइएगा, Rb+ एक्वस के बारे में बताइएगा, CS+ एक्वस के बारे में बताइएगा, ना कि Li+ और K+ के बारे में बताइएगा। Li+ और K+ सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब गैसियस स्टेट में पूछ रहा है आपसे आयन का साइज। अगर हाइड्रेटेड पूछ रहा है मतलब आयनिक स्टेट में पूछ रहा है, ठीक। मतलब इन सब का क्या चाहिए आपको? एक्वस स्टेट का साइज पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा? उतना ही साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयनिक साइज क्या था? जितना ज्यादा, जितना जितना बड़ा छोटा साइज, उतना ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी था। यही था ना ऑर्डर। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या था? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। साइज जितना छोटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना ज्यादा। लेकिन ये इनवर्स रिलेशन था, लेकिन यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब बताओ, अब बताओ हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका? Li+ का। तो इसका साइज क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? सबसे बड़ा। लेकिन गैसियस फेज में अगर साइज पूछता है इनका, तो सबसे बड़ा कौन होता? CS+ गैस। डाउन द ग्रुप बढ़ता है, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है सब, पहला ग्रुप का नहीं है। बताओ इसका क्या होगा? तो इसका भी सेम चीज होगा। अब इसको बहुत ध्यान से हमको बताइएगा, किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है वो बताओ। F2- या O2-? O2- का हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, क्योंकि चार्ज उसके पास क्या है? ज्यादा। चार्ज पहले कंपेयर करना है, सैफी पता है ना, बताया कल बार बार। तो साइज के हिसाब से अगर आप देखें, सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी के हिसाब से ये ज्यादा, सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? इस O2 का ज्यादा होगा। तो एक्वस साइज का बात अगर करें तो कौन बड़ा होगा बताओ? एक्वस साइज का बात करें तो कौन बड़ा होगा? O2 ना, O2 बड़ा होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर इसी का O2- का गैसियस फेज में और F- का गैसियस फेज में साइज पूछता है तो कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? O2 बड़ा होता है कि F- बड़ा होता है? बहुत ध्यान से। दोनों क्या, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है। तो साइज बड़ा किसका होगा? ऑक्सीजन का। गैसियस फेज में भी इसी का साइज बड़ा है। बहुत ध्यान से, गैसियस फेज में भी इसी का साइज बड़ा है, क्योंकि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। प्रोटॉन जिसके पास ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, इसका साइज छोटा है गैसियस फेज में, नो डाउट। लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी के हिसाब से भी अगर चेक करेंगे तो एक्वस फेज में भी इसी का साइज बड़ा होगा। बहुत ध्यान से ये सब चीज करना है, पूरा एडवांस का क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। ये सब जो पूछेगा आपसे बहुत ऊपर लेवल का चीज है। चलो एप्लीकेशन खत्म हो गया, लिख लो आप लोग।
तो ऐसा मत कर देना कि सीधा हम आयनिक साइज कंपेयर किए और उसको उल्टा कर दिए, नहीं। यहाँ पे देखें ना बहुत ध्यान से, हाइड्रेशन एंथैल्पी से ही आपको कंपेयर करना है। ओके, अगला चीज है फजांस रूल। देखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम कैसे निकालते थे? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैसे निकालते थे हम? क्या फॉर्मूला था? पाउलिंग स्केल के हिसाब से था ना, 2-3 इक्वेशन था। 16 इंटू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते थे? 16 इंटू डेल्टा ई एन परसेंटेज आयोनिक। नहीं याद आया? शर्म आया थोड़ा सा? याद नहीं आया तो शर्म तो आना चाहिए। वो भी नहीं है? हाँ, कॉपी खुला और आ गया ना? अच्छा शर्म आ गया, ठीक है। क्या था? 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर, यही है ना? यही है पाउलिंग स्केल के हिसाब से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आपको एग्जैक्टली किसी कंपाउंड का, आपको किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर अगर आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा कि 20% है, 25% है, 30% है, कितना परसेंट है। और एक बात आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि नो बॉन्ड, कोई भी इस दुनिया का बॉन्ड, नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और कोवेलेंट। अगर कोई कोवेलेंट दिख रहा है तो 100% कोवेलेंट नहीं होगा, अगर कोई आयनिक दिख रहा है तो 100% आयनिक नहीं होगा। 5-10%, 2%, 1% कुछ ना कुछ ऑपोजिट कैरेक्टर होगा ही। फजांस रूल क्या बताता है? आयनिक कंपाउंड के अंदर, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसके बारे में बताता है। कौन सा रूल? फजांस रूल। किसी भी आयनिक कंपाउंड, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उस आयनिक कंपाउंड के पास भी कौन सा कैरेक्टर होगा? थोड़ा बहुत 2%, 4%, 10%, 20% कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ही। ये कौन सा रूल बताता है? फजांस रूल। लिख लेंगे, दिस रूल टेल्स अस अबाउट परसेंटेज नहीं, अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर in an ionic compound. ओके ओके, फजान, ठीक है, किसी का नाम हो गई फजान रूल। शेप सर्कल कैटायन। मेरा रोम रोम रोमांटिक मेरा, पहले तुमसे मिला हूँ, देखो मेरे तरफ देखो, देखो मगर प्यार से, बूढ़ी नजर वाले तेरा मुंह काला। इधर देखो, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होगा? एगो कैटायन और एगो एनायन। आमतौर पे हम क्या जानते हैं? कैटायन का साइज छोटा होगा, हम छोटा बनाए हैं, एनायन बड़ा बना दिया, ठीक है। ये हो गया कैटायन और ये हो गया एनायन। एनायन का देखो, दोनों के पास अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, एनायन के पास थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का बादल जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है? एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। होता क्या है? होता कुछ यूं है कि ये जो कैटायन है ना, ये जो कैटायन है, ये क्या करेगा?
इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसका नियंत्रण इसका प्रोटॉन के ऊपर तो है नहीं। ये जो एनायन का जो प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन क्या, न्यूक्लियस है, उसका नियंत्रण तो वैलेंस शेल पे बहुत कम है ना, उतना ज़्यादा तो इफेक्ट नहीं लगा पाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। एनायंस अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा पकड़ नहीं बना के रख पाता है क्योंकि कंपेरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, नहीं है बात। तो सिंस इसका अपने सिंस एनायन का न्यूक्लियस का अपने ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा कब्जा नहीं हो पाता है, ये कैटायन क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्ट करना मतलब क्या, ये अभी गोल है ना, जैसे इसके पास जाएगा आपको क्या दिखेगा, ये तो कैटायन है, और आप इमेजिन कर पाएंगे, हम बना रहे हैं, आप इमेजिन कर पाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा हो जाता है, ये गोल हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया इसने, खींच के इसका शेप ही थोड़ा ऐसे, पूरा गोल था, इस तरफ से खींचा मान लो, इस तरफ से, और थोड़ा ऐसे हो गया, ये हो सकता है ना ऐसा, इसको थोड़ा अपने तरफ खींच लिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किधर है, अभी इधर आ गया, इसने खींचा। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो एनायन है इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने जा रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है शेयर करने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है उसको, खींच ही रहा है वो मान लो, लेकिन ऐसा तो लग तो रहा है। कहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, अच्छा हमेशा गलती नहीं करेंगे यार। तो देखो हम ये बोल रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या है, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या है, डिस्टॉर्टेड मतलब टूटा फूटा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है, डिस्टोर्ट कर दिया गया है, किसी एक तरफ खींच लिया गया उसको, उसका शेप चेंज कर दिया गया है, डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अभी ये जो चीज हुआ इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऐसे समझिए कि अभी इलेक्शन है, ठीक है, आप मन बना लिए हैं कि हमको वोट देने वाले, ठीक है, अभी से आपका मन है कि हमको वोट देंगे, हम अच्छे इंसान हैं, ठीक है। इलेक्शन के एक दिन रात पहले आया कोई, पैसा दे दिया, दारू दे दिया, शराब दे दिया, आपका जो दारू पीने वाला आदमी उसको दारू दे दिया, ठीक है, रातों रात बदल गया। इस अभी वो आदमी ने क्या किया, पोलराइज कर दिया आपको। एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, कोई कैटायन आया, उसने क्या कर दिया, इसको डिस्टोर्ट कर दिया, उसको पोलराइज कर दिया, अपने तरफ खींच लिया। अपने तरफ खींचना का क्या बोलते हैं हम, पोलराइज होना। किसी के तरफ खींचा चला जाना होना मतलब क्या होता है, पोलराइज होना। जो खींच रहा है या फिर जो पोलराइज कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। जिस पावर से खींच रहा होगा उसको, उस पावर को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। और जिसको खींचा जा रहा है, ठीक है, या फिर जो खींचा जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा वो खींचा चला जाएगा उसका पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज्यादा है। जितना ज्यादा वो खींच पाएगा उतना ही ज्यादा उसके पास क्या है, पोलराइजिंग पावर है। पोलराइजिंग पावर किसके पास होगा, हमेशा कैटायन के पास होगा। पोलराइजेबिलिटी किसके लिए होगा, एनायन के लिए होगा। फिर से बोल रहे हैं, पोलराइजिंग पावर किसके लिए, किसका होगा, कैटायन का। पोलराइजेबिलिटी किसका होगा, पोलराइज होगा कौन, एनायन, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर कैटायन के लिए डिफाइन होता है, पोलराइजेबिलिटी एनायन के लिए। अच्छा, अब थोड़ा और इसमें लिखते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोलराइजिंग पावर, पावर ऑफ कैटायन, ये किसके लिए होता है, कैटायन टू
डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्या, एनायन। ये हमेशा किसके लिए होता है, दिस इज ओनली फॉर कैटायंस। और पोलराइजेबिलिटी किसका होता है, एनायंस के लिए होता है। द टेंडेंसी ऑफ एनायंस टू गेट पोलराइज्ड, क्या ये अपने आप पोलराइज्ड होगा, नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटायन, टू गेट पोलराइज्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ कैटायंस। हैंड राइटिंग देख रहे हैं मेरा, नहीं है अच्छा ना, अभी नहीं लिख रहे हैं तो देख ही लीजिए और थोड़ा बात, और एक दो चीज देख लो बाबू। देखो फजान ये कहता है, फजान ये कहते हैं कि अब कैटायन कब ज्यादा पावरफुल होगा, कब ज्यादा पोलराइज करेगा, एनायन को पोलराइज कब करेगा ज्यादा, जब उसके पास चार्ज ज्यादा होगा। क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा मतलब साइज क्या, छोटा। ठीक है, कैटायन का पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, चार्ज का। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, साइज का। साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कैटायंस के लिए नहीं है। साइज जितना ज्यादा होगा मतलब छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा ना। साइज छोटा होता है प्लस चार्ज या फिर किसी भी का तो डेंसिटी ज्यादा हो जाता है फिर तो छोटा कैटायन ज्यादा पोलराइज कर पाता है। ठीक है, क्यों छोटा कैटायन ज्यादा पोलराइज कर पाता है, इधर देखो, छोटा कैटायन ज्यादा क्यों पोलराइज कर पाता है। आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए, आपने एक बड़ा सा बैलून लिया है, ठीक है, बड़ा सा बैलून लिया है और उसको आप क्या कर रहे हैं, बैलून फूला हुआ है, ठीक है, फूला हुआ बैलून है और आप एक बार ऐसे पकड़ के उसको खींच रहे हैं, जैसे फूला हुआ बैलून है पूरा, आप उसको यहां से ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं और एक बार चिमटी से पकड़ के खींच रहे हैं। किस केस में ज्यादा खींचा आएगा वो बैलून, किस केस में ज्यादा खींचेगा, चिमटी से पकड़ेंगे तब ना। ऐसे पकड़ रहे हैं तो वो पकड़ा ही नहीं जाएगा यार, उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं लगेगा बैलून के ऊपर। आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा बैलून है, आप उसको ऐसे पकड़ रहे हैं, इतना बड़ा बैलून है, उसको आप ऐसे पकड़ रहे हैं, पकड़ पाएंगे कभी? चिमटी से पकड़ेंगे तो पकड़ लेंगे ना। तो चिमटी से पकड़ना मतलब क्या, चिमटी से पकड़ने वाला काम कौन करेगा, छोटा से छोटा कैटायन करेगा, छोटा से छोटा कैटायन। बड़ा कैटायन का तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब सॉरी, बड़ा कैटायन का तो चार्ज डेंसिटी ही कम हो जाएगा, फिर छोटा से छोटा कैटायन होगा तो ज्यादा खींच पाएगा। छोटा से छोटा कैटायन के पास क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ ज्यादा खींच पाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, बता रहे हैं और भी चीज। देखो अभी एक बात बताते तुम, बहुत पते का बात है, पते का बात लेकिन पता नहीं देंगे किसी का। देखो पावर ऑफ कैटायन, पावर ऑफ कैटायन या फिर पोलराइजिंग पावर, क्या दोनों एक ही बात है? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, चार्ज ऑन कैटायन? क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा? साइज जितना कैटायन का बड़ा उतना उसका पावर कम जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर हमेशा किसके लिए होता है, कैटायन के लिए। बार बार लिख रहे ये चीज। अब पोलराइजेबिलिटी का बात हो, देखो एनायन पोलराइज होता है, कौन सा एनायन जल्दी पोलराइज होगा, जिसका साइज बड़ा।
आप बड़ा सा बैलून को अगर टानेंगे तो ज्यादा आपकी तरफ आएगा और खींचा आएगा। बड़ा सा फुला हुआ बैलून को आप खींचिए, आपकी तरफ ज्यादा आएगा, है ना। तो ऐसे आप समझिए ना कि एनायन अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन देखो एनायन बात नहीं, एनायन अगर बड़ा है तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या है, कम है। बड़ा एनायन है, न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ तक क्या होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो बाहर वाला आके इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। पूरा नहीं खींचे नहीं खींचे वो अलग बात है, थोड़ा बहुत तो खींच ही लेगा। तो पोलराइजेबिलिटी जो होता है, पोलराइजेबिलिटी किसके लिए, एनायंस के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, साइज के। और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज और किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज। एक बात बताओ हमको, अगर कोई एलिमेंट बी है, ध्यान से, कोई एलिमेंट बी है तो बी नेगेटिव और बी2 नेगेटिव, कौन सा बड़ा होगा बताओ, बी2 नेगेटिव। तो चार्ज ज्यादा तो साइज ज्यादा, और साइज ज्यादा तो आसानी से वो फैलेगा, कैटायन की तरफ भागेगा, तो पोलराइजेबिलिटी भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, जल्दी पोलराइज हो जाएगा वो। ठीक है, वही बात हुआ, 2 रुपया में वोट बिकने वाला बात हो गया। फिर चलो इसको उठा लो। फटाफट क्वेश्चंस करना है। अरे देखो ना 2 मिनट में हम कैसे क्वेश्चन कराते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार बनाने में समय लगता है, क्वेश्चन करवाने में समय थोड़ी लगता है। ये क्लाउड नहीं है, क्लाउड है। आप लोग तो समझदार है ना। नहीं ठीक है, ये भी समझदार लड़की, हम तो इसको हल्का में ले लिए थे। चलो आ जाओ भैया। फजान रूल क्या कहता है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। और चार्ज भी ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा तो साइज कम। ये फजान रूल हम लिख दिया ऐसे ही, बता तो दिए हम सारा चीज। लार्जर द साइज ऑफ एनायन लार्जर इज द पोलराइजेबिलिटी। एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा, एनायन का साइज जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी भी उतना ज्यादा, वो बहुत आसानी से फिर कैटायन की तरफ चला जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। चार्ज भी ज्यादा होगा तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेबिलिटी का। ठीक है, आकर्षण तो होगा ही। एक चीज यहां पे एक्स्ट्रा है जो आपको ध्यान रखना है हमेशा, देखो ये आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, कैटायंस विथ, ये सिर्फ कैटायंस के लिए है, बहुत ध्यान से समझो इसको। कैटायंस विथ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 18 इलेक्ट्रॉन हो। किसमें, वैलेंस शेल में। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैस तो पता ही है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में। और स्यूडो इनर्ट गैस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। स्यूडो मतलब आधा आधी इनर्ट। ठीक है, 18 electrons in valence shell can polarize more than those with noble gas configuration 8 electron in the valence shell। अगर हम कंपेयर करें, मान के चलो लेट्स से यू हैव गॉट दिस एंड दिस। चलो इसी को पहले पकड़ते हैं। आपके पास ये दोनों है, Na प्लस यू प्लस, चार्ज तो दोनों का सेम है, चार्ज दोनों का सेम है। साइज हमको नहीं पता कौन बड़ा होगा, क्योंकि सोडियम और कॉपर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हम आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन मेरे पे भरोसा करो, हम पे भरोसा करो, और इस बात को समझो कि इसका साइज छोटा होगा और इसका साइज बड़ा होगा। अटपटा नहीं लग रहा है सुनने में कि कॉपर इतना ज़्यादा एटॉमिक नंबर है फिर भी इसका साइज छोटा है, Na प्लस बहुत कम एटॉमिक नंबर है, 11 एटॉमिक नंबर है, इसका आई थिंक 29 है, इसका 11 है, फिर भी इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है। क्यों है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक में क्या होता है, 8 गो इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, 8 गो में से 2 गो एस में और 6 गो किस में आता है, पी में।
लेकिन 10 गो इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है भैया, 10 गो इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, डी में। और आपको भी पता है कि डी सबशेल जो है उनका शील्डिंग पावर बहुत कम है, वो वैलेंस शेल को शील्ड नहीं कर पाते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्ट वहां तक बहुत ज्यादा चला जाता है। ठीक है, मतलब अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है 3D के इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाला शेल को शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का इफेक्ट वहां तक बहुत ज्यादा चला जाता है। पढ़ा है ना यार लास्ट चैप्टर में, तो साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो कहां बढ़ा, डी में बढ़ा। आज तक तो हम इनर्ट जानते थे, लेकिन स्यूडो इनर्ट किसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ, लेकिन इसका होने से क्या हुआ, साइज छोटा हो गया। पता है आपको, सबको पता है ये बात। तो अल्टीमेटली एक बात बताओ कि आपको साइज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आप बस ये देखिए कि क्या इसका स्यूडो है, इसका स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन है, और इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहां क्या बताया गया है फजन्स रूल में, कैटायंस विथ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैन पोलराइज मोर देन दोज विथ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम का जो है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, नियोन क्या है, इनर्ट गैस है, 8 वाला है ना। तो अल्टीमेटली किसका ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर, इसका, क्योंकि ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला है। अब आते हैं अपना क्वेश्चन में, इनको कंपेयर करो। चलो, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, कैटायन जितना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा वो पोलराइज करेगा। ठीक है, खोल लीजिए उसको, खोल लीजिए। तो किसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, पक्का इसमें आ जाओ, पक्का इसमें आ जाओ, सबसे ज्यादा चार्ज इसका, तो सबसे छोटा ये होगा, तो क्या होगा, ओ B+2, हाँ मतलब ये आ गया ऑर्डर, नहीं होगा, पक्का, हाँ ये हो गया। इसका बताओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगर यहां पे नहीं हो पाए तो इसको अलग से कर लो, क्या होगा, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा खींचेगा। चलो अब इन दोनों का क्या करें बताओ, किसको पहले रखें किसको बाद में रखें। क्या बी के ठीक नीचे Mg आता है, ये भी +2 ये भी +2, कौन छोटा, कौन छोटा, ये छोटा, मतलब और सबसे कम चार्ज लिथियम के ऊपर। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर ये हुआ। एक बात बताओ, जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतना ही ज्यादा कौन सा कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। हम क्या बोले थे आपको, क्या बोले थे कि ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने जा रहा है इसको, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने जा रहा है, मतलब ये जो भी हो रहा है, कोई अगर ज्यादा खींचेगा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा, कोई अगर ज्यादा खींचा चला जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसके इसमें भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपसे अगर कोई ये पूछे कि MgCl2 और LiCl, इन दोनों में कौन ज्यादा कोवेलेंट, कौन ज्यादा कोवेलेंट, क्यों, क्योंकि Mg+2 का पोलराइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है, और पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के जैसा प्रयास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने हो रहा है, देने हो रहा है, ले। ठीक है, सवाल आपसे कहीं पे ये पूछ लेगा ना, why AlCl3
इज कोवेलेंट बट LiCl इज क्या? ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, नहीं पूछता है ऐसे, क्यों AlCl3 कोवेलेंट है? आपको अगर 4 वर्ड लिखने के लिए बोला जाए तो लिख नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि Al जो है +3 स्टेट में है, Al +3 स्टेट में है, उसका पोलराइजिंग पावर क्या है? ज़्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने के कारण इसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर हम एनायंस का बात करें, कौन जल्दी पोलराइज हो जाएगा? जितना बड़ा एनायन उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन भाई ले जा ले जा ले जा, चल चल चल, शेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं। सबसे बड़ा कौन? सिंस चार्ज सबके ऊपर सेम है, हम क्या चेक करेंगे? साइज चेक करेंगे। तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का I-। इसमें सबसे नीचे वाला का साइज सबसे बड़ा है ना। ऑक्सीजन के ठीक नीचे क्या होता है ना? और सबके ऊपर अगर -2 आ जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ा ये होगा, सबसे बड़ा मतलब ये, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी इसका क्या है? सबसे ज्यादा। आ जाओ इसमें, आ जाओ, चार्ज चेंज कर दिए हम। सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सारे के सारे अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास, सॉरी, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे होगा किसी के पास? सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके पास सबसे कम होगा उसका साइज सबसे ज्यादा, ठीक है। या फिर अगर ज्यादा नहीं समझ में आता है तो एनायन का साइज जितना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है उसका साइज क्या होगा? सबसे। एटॉमिक नंबर कम, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम मतलब खींचेगा कम, न्यूक्लियस का पावर कम मतलब साइज ज्यादा। अभी अगर कोई आपसे ये पूछे, चलो आगे आ जाओ, कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1। बताओ भैया किसके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा? Li? आयोडीन वाला का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो सब में फिक्स है भाई। अब अगर केटायन फिक्स है तो एनायन को चेक करेंगे, समय देखने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा चीजों को। केटायन अगर फिक्स है तो एनायन को चेक करेंगे, और एनायन को कैसे चेक करेंगे? जिस एनायन का साइज सबसे बड़ा वो आसानी से पोलराइज होगा, पोलराइजेबिलिटी उसका ज्यादा होगा, और पोलराइजेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। आ जाओ यहां पे बताओ, ये भी ये +1, +2, +3, क्लोरीन सब में सेम है। बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा? आपसे पूछेगा वाई AlCl3 इज कोवेलेंट इन नेचर बट NaCl इज आयनिक इन नेचर, ऐसे पूछेगा। या फिर अरेंज करने के लिए बोलेगा इन द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, अगर आयनिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो क्या होगा? ये वाला ऑर्डर आ जाएगा ना, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर तो पढ़ चुके हो ना, उससे ही कर लो यार। एक एक चीज को हम 4 बार करवा रहे हैं, घुमा फिरा के घुमा फिरा के घुमा फिरा के। ज्यादा हाँ हाँ करेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म नहीं करके आपको जल्दी जल्दी नहीं छोड़ देंगे। आ जाओ इसमें आ जाओ। अच्छा ये वाला बता दो, चलो B+2, L+3 और Li+1। बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा? किसका कोवेलेंट कैरेक्टर का सबसे ज्यादा? इज मोर देन आपसे अगर कोई ये पूछ दे, कि Mg I2 और Mg F2
बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा? पूछेगा MgI2 कोवेलेंट है, लेकिन MgF2 आयनिक है, प्योरली आयनिक है। बताओ रीज़न, यही सब रीज़न है। ठीक है, आप लोग चाहिए घर में लिख लीजिएगा बैठ के, हम भेज देंगे सब। ठीक है।